वीडियो में और इस वीडियो लेक्चर से हम लोग कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की रिलीज़ किया गया है से एक दिन पहले। तो कंप्लीट जीके और जीएस का टॉपिक वाइज इसमें हम लोग कवरेज कर लेंगे जो फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। ये जो है अंडर ग्रेजुएट वाले छात्रों के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। सभी प्रश्न लगभग यहीं से हैं क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम ही पिछली बार जो है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों का साथ में कंबाइंड लेती थी, लेकिन अब अलग हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चांस है कि जो ग्रेजुएट लेवल का जो क्वेश्चंस बनाए गए थे उसी से ही अंडर ग्रेजुएट में भी पूछे जाएंगे, जहाँ तक कि इसके लो लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग टॉपिक वाइज पूरे जीके जीएस कवर करेंगे। इसके बाद टाइम बचे तो रीजनिंग एंड ये मैथ्स के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं कि ये जो है ये टॉपिक वाइज होगा, यानी आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारे क्वेश्चन जीके के तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में कंप्यूटर जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे उसके साथ ही आपको करेंट अफेयर के भी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी शिफ्ट अभी एग्ज़ाम हुए हैं, हर एक दिन 3 शिफ्ट होते थे ना, तो सभी शिफ्टों का यहाँ पे ओरिजिनल हूबहू क्वेश्चन जो रेलवे के द्वारा दिया गया था वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके साथ ही जो रेलवे के द्वारा जो आंसर की दिए गए थे वही आंसर की यहाँ पे दिखाए जाएंगे, और साथ ही ये भी दिखा दिए जाएंगे कि कितने % बालक ने इसे इसका आंसर सही चूज किया था और कितने % छात्रों ने इसका आंसर जो है रॉन्ग चूज किया था। हूबहू सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम आंसर भी रहेगा जो रेलवे आंसर की जारी किया गया है। और इस तरह से जीके जीएस हो सकता है 2-3 पार्ट में, यानी 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए। तो ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही मैथ रीजनिंग की ओर हम लोग बढ़ेंगे। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले को, यानी कि 12th लेवल वाला का जो एनटीपीसी उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है सभी छात्र छात्राओं को। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे पहले ये वीडियो इसी चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल की शुरुआत अभी नहीं की गई है रेलवे एग्जाम के छात्र छात्राओं के लिए, तो आप इसे ज़रूर इस पर जाके विजिट कीजिए, इन वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छी लग रही है, लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखना है और चीज़ों को ध्यान से देख के आपको समझते हुए आगे बढ़नी है। जैसे हिस्ट्री से बात किया जाए तो टोटल क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से ये 269 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 201 पूछे गए हैं। वहीं पॉलिटी से 242, इकोनॉमिक्स से 149, फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 52, बायोलॉजी से 54, कंप्यूटर से 235, आर्ट एंड कल्चर से 26, बुक एंड ऑथर से 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम से 74, अवार्ड एंड ऑनर से जो है ये आपका 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर स्पोर्ट्स का बात करें तो स्पोर्ट्स से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी नंबर ऑफ संख्या जो है अवार्ड एंड ऑनर से 46, स्पोर्ट्स से 55, म्यूजिक डांस से 34, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 35, फेमस पर्सनालिटी से 26, स्टैटिक जीके से 42 एंड करंट अफेयर से 271 प्रश्न पूछे गए हैं। वेटेज देखा जाए तो ज़्यादा जो क्वेश्चनों का वेटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपका दिखाई दे रहा है। एक तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं करेंट अफेयर, एक देख पा रहे हैं कंप्यूटर, और ये दोनों की जो है क्वेश्चंस की नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है। फिर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी आप ज़्यादा क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, पॉलिटी में भी देख पा रहे हैं और ज्योग्राफी में भी देख पाएंगे। तो इन टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, जो कि टोटल ये CBT 1 एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और बता दें कि इसका जो कंपाइलेशन जो किया गया है ये गगन प्रताप के टीम द्वारा किया गया है, जो मैथ पढ़ाते हैं सर, ठीक है। ये उनके कंपाइलेशन से किया गया है और यहाँ पे इसका पूरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है रेलवे एग्ज़ाम एक्सपर्ट चैनल पे, आप इसे देख पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का जो है ये क्वेश्चन ही, हिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न आए थे पूरे हिस्ट्री कवर करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है, ठीक है। तो इसका जो स्थान मिलता है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गया से आपको जो है इसका उल्लेख मिलता है। ये 26/6/2025 के शिफ्ट में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। और राइट आंसर लगाने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है वो है 2.27% और रॉन्ग क्वेश्चन लगाने वाले हैं 60.40%। तो लास्ट में ये जो राइट साइड में दिया गया है, एक तो आपका करेक्ट आंसर दिया गया है
उसके साथ ही कितने परसेंट छात्रों ने सही क्वेश्चन को टिक किया है और कितने छात्रों ने रॉन्ग क्वेश्चन को टिक किया है, वो भी बात वहाँ पे बता दी गई है। चलिए हम लोग रिपीट फायर में अब स्पीड में खींचने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इस सारे क्वेश्चन को कवर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो पूछा है यहाँ पे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? 4 ऑप्शन है, 42 से 45 वर्ष, ऑप्शन बी में 30 से 32 वर्ष, ऑप्शन सी में 60 से 65 वर्ष एंड ऑप्शन डी में 50 से 60 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 30 से 32 वर्ष। प्रश्न 3 में है, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका धारापट्टा। धारापट्टा जो है ये ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी बना था। आप यहाँ पे शिफ्ट भी देख सकते हैं, किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर यहाँ दिखेगा। प्रश्न नंबर 4 में है, 502 ईस्वी में मैत्रेय वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, द्रोणा सिंह के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गदर आंदोलन या होम रूल आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गदर आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न में कहता है कि मस्की यानी अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में सी बिडान ने की थी मस्की शिलालेख की खोज। क्वेश्चन 7 में है, भारत में 1793 ईस्वी में नवीनीकरण चार्टर रेनवल के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 4 ऑप्शन है, हेनरी डॉनांस या फिर विलियम ग्रेनविल या फिर जॉर्ज लीग या फिर थॉमस टाउनसेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी डंडास ने उस समय कंट्रोल ऑफ अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? तो ये कब लिखा गया था? ऑप्शन नंबर बी, पहली शताब्दी में इसे लिखा गया था। क्वेश्चन 9 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित क्षत्रप राजा जो था ये था रुद्र सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, अंबिका गिरी राय चौधरी या फिर गोपीनाथ बरदोली को या चंद्रप्रभा सैकियानी को या फिर तरुण राम फुकन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका गिरी राय चौधरी को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 11 का बात करें तो भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द यूचीस। द यूचीस जो आदिवासी है, इन्होंने शकों को, आदिवासी जो समूह है ये भारत में घुसने से पहले उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया था। ठीक है। 12 नंबर में कोलकाता और बम्बई नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता और बम्बई ये दोनों नगर निगम का जो स्थापना है 1726 ईस्वी में किया गया था। आगे प्रश्न का बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो पूछा गया है, सिंगाफोगस विद्रोह जो ये सिंगाफोगस विद्रोह है वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वर्तमान में सिंगाफोरक्स नामक जो शहर है ये पड़ता है आपका असम में, असम क्षेत्र में वो पड़ता है। क्वेश्चन 14 में निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1793 के तहत ये दिया गया था। क्वेश्चन 15 में है, 1820 से 1821 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रों में अधिकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हो जनजाति। हो जनजाति के बारे में आपने सुना होगा। खासी जनजाति जो है ये असम में पाए जाते हैं, संथाल जनजाति झारखंड, उड़ीसा और बिहार में पाई जाती है, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें राइट आंसर चूज करने वाले छात्रों की संख्या 8.12% है, जबकि रॉन्ग आंसर चूज करने वाले छात्रों की संख्या 73.55% है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे ज़्यादा टैकल कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे ज़्यादा टैकल नहीं कर रहे, ताकि 12th लेवल के एनटीपीसी एग्जाम में आपको काफ़ी हद तक प्रॉफिट हो सके। अगला 16 नंबर क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? ठीक है। 4 ऑप्शन है, तेलखरिया विद्रोह, मांझी विद्रोह, खांसी विद्रोह या फिर कोया विद्रोह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोया विद्रोह। 17 नंबर क्वेश्चन में है, कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाएं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी?
4 ऑप्शन है इसमें भी, कलकत्ता अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बम्बई अधिवेशन 1885 ईस्वी में जो है अराबिक अधिवेशन में ही सिविल सेवाएं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाएं को भारतीयकरण करने की मांग की गई है, उसमें पूर्ण रूप से ये भारत के अधीन कर दिया जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर में है और इस प्रश्न में है कि नागर विद्रोह मैसूर राज्य के नगर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिले में हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह डैश में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1830 से 1831 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 19 से 21 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राजकुमारों का चैम्बर के लिए ये निर्धारित किया गया था, विचार विमर्श किया गया था। अगला प्रश्न का बात हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में निम्नलिखित में से किन आदिवासी विद्रोह नेता ने विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देशों में निर्वासित कर दिया गया था? तो ये तिरोत सिंह को। तिलका मांझी का अगर बात करें तो तिलका मांझी को भागलपुर में तिलका मांझी चौक पर जो है उन्हें एक पेड़ से टांग दिया गया था। सिंधु कांधु और मुर्मूर को भी फांसी दे दिया गया था। निलंबर और पीतम्बर को भी सजा दी गई थी, लेकिन तिरोत सिंह जो है इन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया था। जबकि कौन से नेता थे? आदिवासी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 21 में है मोहनजोदाड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्थर की बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 में है शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुंवेर नागा से विवाह किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्नलिखित में से किस एक द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो है ये किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न का बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न में है नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है संखेड़ा के नाइक दास के रूप में नाइक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया, ब्रिटिश शासकों को परेशान किया और ब्रिटिश स्थानों पर हमला किया। सी में है लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। डी में है यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 का बात करें तो जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाराबती किला कर्नाटक या कटक ओडिशा में किया गया था। कटक किसके लिए फेमस है? तो कटक जो है ये चावल के उत्पादन के लिए और भंडारण के लिए और उत्पादन के लिए कटक जो है फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 का बात करें तो 26 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बरासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीटू मीर ने ये काम किया था। ओके, अगला प्रश्न का बात हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर प्रश्न में है परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो परमहंस सभा का जो स्थापना की गई थी ये 1849 में की गई थी, 1849 ईस्वी में किया गया था। 28 नंबर अगर प्रश्न का बात करें तो ओडिशा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो यंग राजा जो थे खंड विद्रोह के संबंध में यंग राजा का नाम था चक्रविशोई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न का बात करें 29 में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं सदी में नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी जो लुईस विद्रोह है ये 20वीं सदी में नहीं हुआ था। ठीक है, ये चल के आपके बाद में हुआ था, 20वीं सदी में नहीं हुआ था, 20वीं सदी से पहले ही लुईस विद्रोह हो गया था। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किस में भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? तो विधान परिषद में भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 को हम लोग देखें। 31 में बात कर रहे हैं कि जंगल महल है क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी समुदाय शामिल था? तो ऑप्शन नंबर सी भूमिज उसमें शामिल था। क्वेश्चन नंबर 32 का बात करें तो
तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोंडो फर्नेस का ये जो है उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का बात करें, ब्रिटिश भारत ने नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया था? तो ब्रिटिश भारत ने पहली बार नगरपालिका जो शासन है 1887 ईस्वी में शुरू किया था। प्रश्न 34 में है कि गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है। तो जो गुप्त अभिलेखों में जो वर्णित है त्रिभुक्ति वर्तमान में जो है ये बिहार के अनुरूप है। 35 में है कांग्रेस के निम्नलिखित किस सत्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्तावित पारित किया गया था? कौन कब? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बम्बे में जो हुआ था बम्बे अधिवेशन 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 36 में है कि भारत में प्रिवी प्रेस आधिकारिक तौर पे कब समाप्त हुआ? तो प्रिवी प्रेस जो है ये आधिकारिक तौर पे अगर बात करें तो 1971 ईस्वी में समाप्त हो गया था। 37 नंबर प्रश्न में है रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था उसमें? तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। वो रॉलेट एक्ट के तहत ये था कि कभी भी किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है बिना एविडेंस का, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो उसमें शामिल था, ठीक है। अगला प्रश्न का हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न में है कि किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो ऑप्शन नंबर सी मैसूर का जो रियासत था जिसमें कि मैसूर में जो टीपू सुल्तान और उसका बेटा का राज चलता था, तो उन्हीं का वहाँ पे रियासत जो था उसमें जो 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी। 39 में 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो 1808 का अलीपुर बम कांड जो है ये अरविंदो घोष से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में है काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो भील विद्रोह शुरू हुआ था वो 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का बात करें तो बल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो बल्लभी के मैत्रक जो है प्रारंभ में गुप्तों के अधीनस्थ थे, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विधायी सदस्यों की संख्या 4 होती थी उस समय, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का बात करें तो तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? यह क्वेश्चन रिपीट कर गया, तख्त ए बही फिर से रिपीट कर गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधार से संबंधित थी। अगला प्रश्न नंबर 44 का अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहा बिन अहमद सरहिंद, ठीक है, ने दावा किया कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। किसका संस्थापक? तो सैयद राजवंश के संस्थापक जो है वो उन्होंने ये दावा किया था कि सैयद राजवंशों के संस्थापक जो है पैगंबर के वंशज थे, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 45 नंबर की बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व तो वसूला जाता था ग्राम प्रधान से, यानी ग्राम का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, उससे वसूला जाता था। 46 नंबर प्रश्न का बात करते हैं कि अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संबंधित करता है? तो धम्म शब्द जो है ये मुख्यतः किसको संबंधित करता है? तो नैतिक कानून से को संदर्भित करता है। ये आंसर जो इन्हें रेलवे दिया है वही आंसर को यहाँ पे हम लोग डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न में है कि अशोक के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? वेरी इजी क्वेश्चन था। अशोक के बाद जो है गद्दी पे दशरथ बैठे थे। कभी कभी ये पूछ देता है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ कभी कभी पूछ देता है। तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वृद्धरथ था, ठीक है, उससे आप लोग ध्यान रखेंगे, वृद्धरथ था। नेक्स्ट प्रश्न का हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न में है कि भारत के जनसंख्या के इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चरण तृतीय जो है 1951 से 1981 के बीच। प्रश्न 49 का बात करें तो निम्नलिखित में से कौन स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है धमेक स्तूप जो है यहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आप कमेंट में बताएंगे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया था, ठीक है, उसे आप कमेंट में बताएंगे उन्होंने किस स्थान पे दिया था। प्रश्न 50 में है निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विरोध का लीडर था? संबलपुर के 1857 के विरोध का लीडर था, तो वीर सुरेंद्र साइन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में है 1904 में प्रथम
सरकारी ऋण समिति अधिनियम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दुर्भिक्ष आयोग यानी इंडियन फेमिन कमीशन से वो क्या था? फेमाइन कमीशन से संबंधित था, प्रभावित था, संबंधित नहीं था, क्या था? प्रभावित था। 51 क्वेश्चन हम लोग टच कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है निम्नलिखित चुआर विद्रोह के बारे में पूछ दिया। तो चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशागत श्रमिक आर्थिक शिकायतों के परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान चरम पे पहुंचा था? तो डी 1758 से 1799 के अवधि में वो अपने चरम पे पहुंचा था। क्वेश्चन 53 का बात करें तो गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्त पीरियड में अग्रहार भूमि प्रशासन कौन करता था? तो अग्रहार भूमि प्रशासन ये ब्राह्मण करते थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, अभी जो भी करा जा रहा है इसे केवल आपको रट के चल जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 12th एनटीपीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 54 में निम्नलिखित में से किस एक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक की संख्या कम कर दी गई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक की संख्या कम कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 का बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है? देखिए, कोल विद्रोह झारखंड से किया गया था, बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, ये भी सही है। लूसी विद्रोह असम में, बिल्कुल सही है। हरेका आंदोलन पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल गलत है। हरेका आंदोलन पश्चिम बंगाल में नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में है मुगल में सूकों का स्थान किस वंश से लिया गया था? देखो, मुगल में सूकों का स्थान जो है कनवास से लिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का बात करेंगे। 57 नंबर प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? देखिए, न्यायिक मामले का बात किया गया तो उपरिका जो है ये न्यायिक मामले के स्थान को संभालता था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में है अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिना अहमद सिरहिंदी ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ये क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा और यहाँ पे फिर ये प्रश्न ने क्या हुआ, रिपीट कर दिया गया। उस समय सैयद वंश का ऑप्शन नंबर डी पे था, यहाँ सैयद वंश का ऑप्शन नंबर ए पे है। राइट आंसर सैयद राजवंश होगा। तो आप देख लीजिए, यहीं पे आपको दिख गया, 3 क्वेश्चन मैंने रिपीट आपको दिखा दिया। तो सोचिए आगे कितने प्रश्न ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे रिपीट किए होंगे। अगला प्रश्न का हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर सैयद वंश हो गया। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न में है द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो वो जो राजा थे उनका नाम था डेमेट्रियस ने ही सबसे पहले इंडो ग्रीक राजा थे जिन्होंने की द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 60 में है जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस, देखिए ये करंट का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? ऑप्शन नंबर डी सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ को चिन्हित करता है। क्वेश्चन 61 में है डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक डैश के साथ संघर्ष में आया था। किसके साथ? पुष्यमित्र पूरा नाम इनका है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, इसके साथ ही वो संघर्ष में आया था। 62 में गुप्तोत्तर काल में राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? डैश के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 में है पोलीगरस ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेज ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए जब उन्होंने अंग्रेजों ने उनकी भूमि छीनने का प्रयास किया था तो पोलीगरस ने महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी के लिए अंग्रेजों के विरोध किया था। अगला प्रश्न का बात करते हैं हम लोग। 64 नंबर प्रश्न भारत की हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है का परिणाम प्रायोगिक कार्यक्रम से हुआ था। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? देखिए, एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत के किस राज्य में सबसे पहले स्टार्ट हुआ? तो पंजाब हरियाणा, ठीक है। और भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? ये भी पूछ लेता है। तो इस हिसाब से जो भी प्रश्न पूछा गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि इंटेटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के द्वारा सबसे पहले अभिक्रम का नाम रखा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में किस अधिनियम में कहा गया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसिया युद्ध कूटनीति संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी की अधीन हो गई? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसिया, तो ये कहा गया था पीस इंडिया एक्ट 1784 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 66 में है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी मदद की थी। प्रश्न 67 में, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? तो भोलानाथ सिंह जो है ये तमार विद्रोह के लेखक थे, तो तमार विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 68 का अगर हम लोग बात करें तो 68 नंबर प्रश्न में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद, विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? तो ये चार्टर एक 1853 में किया गया था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 69 नंबर सवाल में है कि कायस्थ समुदाय, कायस्था कम्युनिटी का प्रधान कौन था? तो ये होते हैं आपका प्रथम कायस्थ का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन में, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह डैश में हुआ था, कब हुआ था? तो पहला आदिवासी विद्रोह जो हुआ था 1784 ईस्वी में किया गया था और ये तिलकामाझी से संबंधित विद्रोह ही था, जो कि इनके नाम पे भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है। सबसे पहला संथाली विद्रोह या आदिवासी विद्रोह वही था। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा था? तो लंदन में प्रिवी काउंसिल, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीयों के लिए था ये। ठीक है। प्रश्न 72 में है, रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर है यहाँ पे कि फोर्ट विलियम के नागरिक सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकता है। दूसरा, अपनी परिषद का निर्णय को रद्द कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। बाकी 2 ऑप्शन और भी आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न नंबर 73 है कि 580 से 605 ईसा तक शासन करने वाले पुष्य भूति वंश के प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये प्रभाकरण वर्धन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है, डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी? किसके कारण? तो ये की गई थी दक्षिण पूर्वी एशिया बाजारों से वस्त्र मांग में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 75 में है कि फ्रेकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया था? तो ये की थी 1674 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में है, भवानी पाठक और देवी चौधराइन, सरला देवी चौधराइन उनका पूरा नाम था। भवानी पाठक और सरला देवी चौधराइन निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? ऑप्शन नंबर डी फकीर और सन्यासी विद्रोह। फकीर और सन्यासी विद्रोह के बारे में बहुत पूछता है। सन्यासी विद्रोह किससे लिया गया था कि आनंद मठ नामक उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का बहुत चर्चा किया गया था। हम लोग विद्रोह से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो इसमें देखेंगे जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरियतुल्लाह के बेटे दूदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? तो ये था फराजी आंदोलन, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रावधान की मंजूरी दी गई थी। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा प्रावधान की मंजूरी दी गई थी क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 79 में है, 1793 में शुरू की गई कर्नावालिस संहिता डैश के लिए जाना जाता था? तो कर्नावालिस जो संहिता था ये जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में है, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक महिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी आदि वराह का उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, VVI है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक महिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो आदि वराह की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 81 में है कि भारत में यनाओं यानी यनम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? तो ये फ्रेंच शक्ति ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्होंने अपने अधिकार में रखा था यमन और चंद्रनगर को। अगला प्रश्न का बात करें, प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल पे बड़ी संख्या में टेराकोटा के खिलौने पाए गए थे? तो मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न 83 का बात करें, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कलापी, दिल्ली और लखनऊ तक की यात्रा की थी? तो ये की थी नाना साहब, कानपुर के रहने वाले थे, कानपुर के नाना साहब ने ये यात्राएं की थी।
प्रश्न 84 में है, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारतीय की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति के पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी? तो PL48 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा PL4018 480 के तहत गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी। प्रश्न 85 में है, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेस्त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपराधियों के दमन के लिए जमींदार का अधिकार। क्वेश्चन 86 में है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? ऑप्शन नंबर डी तमार विद्रोह। और ये भी प्रश्न जो है आपका रिपीटेड हो गया, यानी टोटल 4 प्रश्न आपको रिपीटेड यहाँ पे देखने को मिल गया। 86 अभी हमने 86 प्रश्न किए हैं, जबकि एनटीपीसी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। 86 प्रश्न केवल हम लोग हिस्ट्री से किए हैं और 4 प्रश्न आपको यहाँ पे अभी तक में रिपीट देखने को मिल गया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 का बात करें तो ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्रति का भुगतान करना पड़ता था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, भारतीय राजस्व प्रणाली, महलवाड़ी या फिर रैयतवाड़ी या जमींदारी। तो ये जमींदारी है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विद्रोह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो विद्रोह वाले चैप्टर आप देख के जाएंगे। रामोसी विद्रोह के बारे में पूछा गया है। के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किले की रक्षा करने वाली रात्रि रक्षक यानी नाइट गार्ड थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मराठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का बात करें तो हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो हड़प्पा कालीन जो मुहरें हैं ये स्टीटाइट की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये रेलवे ने ही इसको राइट आंसर माना हुआ है। ठीक है। प्रश्न 19 में है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र और उत्तराधिकारी था उसका नाम था कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। यही कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण राजा धर्मपाल ये बंगाल के शासक थे, उन्होंने करवाया था। प्रश्न 91 का बात करें तो मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? तो ये चांदी का उपयोग किया जाता था मौर्य साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, बहुत फेमस ये सिद्धांत है, बहुत पूछा जाता है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत ए.ओ. ह्यूम सर्वाधिक रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 93 में भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में दीकू का क्या भूमिका थी? ये दीकू शब्द ये 20 जून को 2025 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। दीकू का मतलब था कि वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी के जैसे बाहरी लोग थे। अगर आप संथाल आदिवासी के आसपास रहते हैं तो वे अभी भी दीकू शब्द का प्रयोग करते हैं। दीकू कहने का मतलब कि वो अपने आसपास की या अपने कम्युनिटी के रहने वाले लोग नहीं होते हैं, वो बाहरी लोग होते हैं या दूर से आए हुए रहते हैं या उनकी चमड़ी गोरी होती है तो उन्हें वो दीकू मानते थे। ठीक है, तो दीकू अपने देश वालों में ही जो जमींदार हैं, जो बड़े बाबू साहब लोग हैं, उन्हें वो लोग दीकू मानते थे। आज भी वो दीकू ही उन्हें कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 का बात करें तो सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पे मिले थे? तो ये मेहरगढ़ में मिला था। मेहरगढ़ जो है किरथर और सुलेमानी पहाड़ियों के बीच में, फिलहाल ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 95 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो ये सतारा शहर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है ये 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था। बाकी संताल विद्रोह हो गया या नायका आंदोलन हो गया या संबलपुर का जो विद्रोह हो गया, ये सारा विद्रोह 1857 के क्रांति के समय ही हुआ था। और 4 प्रश्न रह गए, उससे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद के प्रश्न जो है अब वो अगले पार्ट बी में किया जाएगा, पार्ट 2 में किया जाएगा। ये तो पार्ट 1 ही था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बक्सी जगबंधु, डेली हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार जितना भी क्वेश्चंस हो वो कवर हो जाएगा। कम से कम 10 पार्ट बनेंगे वीडियो जनरल अवेयरनेस के और ये कवर हो जाएंगे। बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर 1817 ईस्वी में पाइका विद्रोह हुआ था, आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 98 में है निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था? कौन संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था? ताना भगत जो है संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था, क्योंकि कान्हो, भैरव, चांद ये सभी संथाल विद्रोह के भागीदारी थे, लेकिन ताना भगत नहीं थे।
क्वेश्चन 99 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी। तो 1856 ईस्वी में यह फैसला लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सेंचुरी हम लोग छूने वाले हैं, सेंचुरी छू दी। 100 नंबर क्वेश्चन में है, मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोगों ने 100 क्वेश्चन यहाँ पे छू लिया। और इसी तरह से हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। अभी हिस्ट्री का चल रहा है, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, कंप्यूटर्स आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, स्टैटिक्स आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, सभी को हम लोग कवर कर लेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में आए हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी देखने को यहीं से आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जो भी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम देने वाले हैं उन्हें शेयर कर दें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। दोनों का एग्जाम एनटीपीसी ही लेने वाला है, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं फिर बोल देता हूँ कि गगन प्रताप के द्वारा या मैथ्स चैनल उनके टीम के द्वारा जो है ये कंपाइल किया गया है, और रेलवे एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पे आपको ये देखने को मिल रहा है। चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो है आपको अगले दिन प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक दिन एक एक वीडियो डाला जाएगा, और ये रामबाण साबित हो के रहेगा। तमाम छात्र छात्राएँ इसे देख कर अवश्य जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे पढ़ के रेडी कर लें। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी इसी प्रकार से कराया जाएगा।